नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा और एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रैक्टिस सेट को। यहाँ पर कहा गया है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह किसने कहा है? पेस्टोलॉजी, मैजिनी, बोगार्ट्स या फिर काम्टे। तो परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये कहा है पेस्टोलॉजी ने। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? नीड़ का मतलब क्या है? यहाँ पर घोंसला। ऑप्शन क्या है? कौआ, कोयल, गौरैया या फिर बुलबुल। तो ध्यान रखना, कोयल ऐसा पक्षी है जो स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करती तथा अपने अंडों को कौओं के घोंसले में देती है, जहां पर कौआ उन्हें अपना अंडा समझकर उनकी देखभाल करता रहता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा गया है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन या फिर हिस्टामिन। तो तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन की वजह से तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिए भैया, जो कैफीन है, कैफीन भाई मेरे कॉफी में पाई जाती है कैफीन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। बहुत सारे छात्र से में गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों से ध्यान से देखना। पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995-96 में की गई थी और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई मेरे, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर रेबीज। तो यहां पर हम देखें, जो स्कर्वी भैया ये विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन जो रेबीज है भाई, रेबीज किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, बल्कि रेबीज होता है भैया कुत्ते के काटने से। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं जो रेबीज है ये अलग समूह से संबंधित है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। इसको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है रेबीज किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखिए कुत्ते के काटने से होता है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। जो वर्षा जल का संचय किया जाता है, इसका सबसे प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो ध्यान रखिए, वर्षा जल को भाई बड़े बड़े टैंकों, गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जिसको आवश्यकता अनुसार सिंचाई कार्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। ओके, और यदि आपको किसी भी सवाल को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? विश्व ऊष्मायन का मतलब क्या है भाई? ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो भैया हम जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मुख्यतः क्या है?
हानिकारक गैसों की वजह से होती है, अर्थात वह वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से ही क्या होता है भाई मेरे, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, चलिए इसके बाद भैया हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा यहां पर गुण है, जीवन प्रक्रिया का कौन सा गुण है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। बताना है इन चार में से ऐसे कौन से गुण हैं जो जीव जंतुओं में भी होते हैं और पेड़ पौधों में भी होते हैं, यहां पर ये बोला गया है। तो यहां पर भाई हम देखें, देखिए भैया प्रजनन और भोजन बनाना। देखिए भैया सभी पौधे भोजन अपना नहीं बनाते हैं, कुछ पौधे अपना बनाते हैं स्वयं भोजन, लेकिन कुछ दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ये भैया लागू नहीं होगा। प्रजनन और अंकुरण भैया, तो भैया देखिए पौधों में तो अंकुरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन जीव जंतुओं में अंकुरण की प्रक्रिया नहीं होती, तो ऑप्शन बी भी क्रॉस हो गया। अब ऑप्शन डी में भी देख लो भैया, यहां पर भी क्या है, भोजन बनाना। तो भाई मेरे भोजन बनाना, सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कुछ दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो यहां पर हमने ऑप्शन डी भी काट दिया। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है वृद्धि और प्रजनन, तो भाई मेरे जो यहां पर करेक्ट आंसर है मेरा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, इन दोनों में क्या है, वृद्धि होता है और प्रजनन की प्रक्रिया भी दोनों में होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं, जो कि आपके मेले से लिया गया है। आपके सिलेबस में भैया इस तरह के आप देख लेना, उत्सव और मेले की वहां पर बात की गई है। प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता। तो देखिए भैया बताना है कुंभ का मेला किस नगर में नहीं लगता। भैया मेरे हरिद्वार में तो लगता है, उज्जैन में भी लगता है, इलाहाबाद जिसे कहा जाता है प्रयागराज, यहां भी भैया लगता है। लेकिन जो वाराणसी कहा गया है ऑप्शन डी में, यहां पर भाई मेरे कुंभ मेला नहीं लगता। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, जो कि आपके सिलेबस में है उत्पादक, सॉरी आपके सिलेबस में क्या है, प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक। तो देखिए ये वहीं से लिया है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। और जिन साथियों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई आप टेलीग्राम पर सर्च करें पारस फ्री एजुकेशन, तो आपको वहां पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो देखिए भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा, क्योंकि जो फ्लोरा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पति के समूह होती हैं, जबकि फना किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं का समूह होता है। तो हम कह सकते हैं फ्लोरा किसको, पेड़ पौधों को, और फना जंतुओं को। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो भाई मेरे जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं इनको जो जीव खाते हैं उन्हें कहा जाता है मृतक भक्षी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किससे क्विनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। क्विनाइन कहा जाता है, कहीं कहीं पर क्विनाइन भी आपको देखने को मिलता है। मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस या फिर अकोनाइट प्लांट। तो मेरे भाई ध्यान रखना, सिनकोना प्लांट की छाल से क्विनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। जो क्विनाइन दवा है इसका भैया प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। क्या कहा गया भैया,
फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। रक्षाबंधन, नवरात्रि, वट पूर्णिमा या फिर होली? तो ध्यान रखिए, जो होली है भैया ये भारत का एक प्रमुख त्योहार है और फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका का दहन किया जाता है और अगले दिन होली का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें भैया जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ है जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण, तो भैया एक नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्षा जल का जमाव और उसका भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं जो कि आपके आपदा प्रबंधन से लिया गया है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना या फिर अम्लीय वर्षा? तो जो चेरनोबिल दुर्घटना भैया ये संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यह दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटित हुई थी। ठीक है, और इस परमाणु दुर्घटना को भाई दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब भैया ये प्रश्न आ गया आपका अंतरिक्ष विज्ञान से। जिस स्पेस शटल या अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से गई थी उसका नाम क्या था? बताइए, सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी से अंतरिक्ष यान पर गई थी? चैलेंजर, गैलीलियो, डिस्कवरी या फिर वॉयेजर 2? तो भाई मेरे यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। डिस्कवरी अंतरिक्ष यान एक अमेरिका अंतरिक्ष यान है। ठीक है, डिस्कवरी ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान 1948 में भरी थी तथा इसी यान से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का कीर्तिमान स्थापित किया और इन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। दीपावली किस अमावस्या को मनाया जाता है? जो दीपावली है भैया ये बताना है कौन सी अमावस्या को मनाया जाता है। तो भाई मेरे जो दीपावली है यह कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा क्या है? ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भैया प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्योंकि यह प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं। अब यह जो प्रश्न है ये आपके खेल वाले पोर्शन से लिया गया है, खेल और कार्य से। पीवी सिंधु आप सभी जानते हैं भैया, पीवी सिंधु को तो ये किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस? तो जो पीवी सिंधु है यह बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। चलिए, अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप कहां पर है? तो भाई मेरे अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप सांची में स्थित हैं। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। ये भी आप ध्यान रखिए। यहां पर क्या है, भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यहां पर भैया क्या है, ब्रेल लिपि के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। पहले कथनों को पढ़ना है फिर बताना है उनमें से कौन से कथन सही हैं। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु जो उभरे बिंदु होते हैं बनाकर लिखा जाता है। भैया बिल्कुल, इसमें क्या है जो अक्षर है भैया वो उभरे हुए होते हैं, बिल्कुल सही है।
यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो भैया ये गलत है, क्योंकि ये ब्रेल लिपि भैया ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ना कि 8 बिंदुओं पर। तो ऑप्शन बी तो भैया क्रॉस हो गया। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। इससे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखें पहला, दूसरा और चौथा सही है, सॉरी पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भाई मेरे वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 तो गलत था। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें, जो कि क्रम में नहीं है। तो भैया इनको बताना है प्रश्न पत्र बनाने में इनका जो क्रम है वो क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले भाई मेरे क्या आएगा, देखिए आपको प्रश्न पत्र भैया बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसकी रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना होगा ना। पहले ए वाला आएगा, ठीक है। तो देखिए आप देखिए पहला तो हमें पता है, तो बस आगे वाले हो पता या ना हो वो तो हमें ऑप्शन ए में ही मिल गया है, 2 4 1 3। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, आगे की बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। यदि आप प्राथमिक स्तर में भैया बच्चों को मानचित्रांकन सिखाते हैं तो बताना है शिक्षार्थियों को किस कौशल में बढ़ावा मिलता है। तो भाई मेरे उससे क्या है, शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध का ज्ञान होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, साफ सुथरा रेखांकन नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां, उत्तेजना, या फिर समय का सदुपयोग। तो भाई मेरे ध्यान रखना, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तार रूप में और चुनौतियों वाला होना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी जब वह गृह कार्य करें तो उसे उस विषय में अधिक से अधिक जानकारी अर्जित करनी पड़े जिस विषय पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से यह कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को खाली स्थान कहा जाता है। तो भैया मेरे इन फोल्डरों को कहा जाता है पोर्टफोलियो। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, जो पोर्टफोलियो है यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, किलपेट्रिक, परखास्ट, आर्मस्ट्रांग या फिर बासबर्न। आपको इसका आंसर भैया हमें कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का पालन करती है। देखिए, विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त इन शिक्षण सूत्र का बताना है कौन सा विधि पालन करती है। तो यहां पर हम देखें भाई, जो आगमन विधि है इसका शिक्षण सूत्र होता है विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त। तो राइट आंसर यहां पर हमारा है वो चला जाएगा भैया ऑप्शन बी के साथ है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भाषा प्रयुक्त है, बताइए वह भाषा कैसी होनी चाहिए? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए? नहीं भैया, बच्चों के लिए कठिन ऐसा नहीं, बच्चों के लिए तो आसान होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए नहीं, ऐसी कोई पाठ्य पुस्तक है को हम महत्व नहीं देंगे जो परिभाषाओं पर बल देती हो। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, तकनीकी और औपचारिक नहीं, बल्कि क्या है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, जिससे बच्चे उसे क्या है उसमें रुचि लें और आसानी से अधिगम कार्य किया जा सके। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है? तो देखिए भाई, छात्रों को सीखने में अनेक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम कहें अधिगम सामग्री हो गया, प्रोजेक्ट निर्माण हो गया, ग्रंथालय हो गया, ये सभी क्या है, सीखने के संसाधन तो है ही भैया, है ना। और हम सभी जानते हैं हर जगह अधिगम है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, इसमें भैया क्या है, सीखने के साथ संसाधन हैं। ग्रंथालय भी कहीं ना कहीं सीखने का संसाधन होगा। सर्वे एवं प्रयोग निर्माण भी क्या है, इसमें ही बच्चे सीखेंगे। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? बताइए पर्यावरण अध्ययन के बारे में कौन सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो भैया सत्य है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कह दिया भैया, वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देने की बात कही गई है, जो सत्य नहीं है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भैया यदि आप पेडागोजी आप समझ लिया आपने, पेडागोजी ये समझिए 15 नंबर में से आप 12 या 13 नंबर ला सकते हैं पेडागोजी में। पेडागोजी बहुत आसान आती है, बिल्कुल कठिन नहीं होती। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। भैया वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।